फ्रेंड्स, मैं निखिल रघुवंशी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं साक्षर ऑनलाइन लर्निंग में। आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जो कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिसमें हम पहले यूनिट को कवर करेंगे। पहला यूनिट है इतिहास को जानने के स्रोत। जिस प्रकार से आप सबको पता है कि हमारे जो भारतीय इतिहास है वो भारतीय इतिहास 3 अलग अलग कालखंडों में विभाजित है, या यूं कहें कि बेटा इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से जो सबसे पुराना इतिहास है उसे प्राचीन भारतीय इतिहास कहा गया, जिसे इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है। इसी प्रकार से जो दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास है उसे मेडिवल हिस्ट्री, और तीसरा जो हमारा है वो आता है आधुनिक इतिहास, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। ये प्रश्न कई प्रकार से आ सकता है, जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत बताइए। हमारे इतिहासकारों द्वारा या हमारे पुरातत्ववेताओं द्वारा प्राचीन इतिहास को किन किन स्रोतों के माध्यम से जाना गया। सीधा साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बीच के अंतर को भी और उनकी विशेषताओं को भी पूछा जा सकता है। तो आइए अब हम समझते हैं। जिस प्रकार से आप सबको पता है कि किसी भी चीज को जानने के लिए कुछ सबूतों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इतिहास बिना स्रोतों के जाना नहीं जा सकता। इन स्रोतों को अलग अलग इतिहासकारों द्वारा अलग अलग नाम दिए गए, जैसे इन्हें स्रोत भी कहा जा सकता है, साक्ष्य भी कहा जा सकता है, इतिहास को जानने के सबूत भी कहा जा सकता है, वो साधन वो माध्यम भी कहा जा सकता है जिनके द्वारा हमारे इतिहासकार इतिहास तक पहुंच पाते हैं और उनको पूरी तरीके से एक विस्तृत रूप में बता पाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है, उस प्राचीन भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। जैसे पहला आता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक वो लिखित स्रोत है, जिसके कारण इसे लिखित स्रोत भी कहा जा सकता है, जो कि आपके आरंभिक कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी विषयों से संबंधित लिखित रूप में पाया गया है। इस साहित्यिक स्रोत को वैसे तो 3 भागों में बांटा जाता है, लेकिन हमने अपने टेबल के अकॉर्डिंग 2 भागों में समझाने की कोशिश की है। साहित्यिक स्रोत एक होता है धार्मिक, दूसरा है गैर धार्मिक। धार्मिक में हम बात करेंगे जो भी हमारे भारत के आरंभिक समय पे धर्म है, जैसे कि ब्राह्मण धर्म। तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ होंगे, वेद होंगे, वेदांग होंगे, उपनिषद होंगे, उनके द्वारा भी हमारे इतिहासकार आरंभिक समाज को, उनके धर्म को, उसकी रहन सहन की स्थितियों को समझ पाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे ब्राह्मण धर्म जो कि हिंदू धर्म था, उसके बाद दूसरा जैन धर्म आता है। तो इस हमारे भारत की धार्मिक स्थिति बहुत मजबूत थी और हमारे धर्म बहुत प्राचीन समय से थे, जिसके कारण हमारे इतिहासकारों को सबसे ज़्यादा धार्मिक लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं। जिसमें हम बात करेंगे आरंभिक समय पे जो हमारे हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म कहलाता था, उसके ग्रंथ है, उसके ग्रंथ और महाकाव्य। जैसे कि हम बात करेंगे महाकाव्यों में हम महाभारत की बात करेंगे, महाभारत, रामायण, इसी प्रकार से वेदों की संख्या कितनी थी? 4, जिसमें हम बात करेंगे बाद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की। इसी प्रकार हम दूसरा जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्रोत हमें मिला है वो मिला है जैन धर्म के ग्रंथों से। तो इसी प्रकार जैन धर्म के जितने 24 तीर्थंकर थे उनकी अपनी जीवनियाँ थी, उनके द्वारा बताए गए नियम थे, उनके अपने मार्ग थे, और उनके उस समय पर जो भी जैन धर्म के अलग अलग क्षेत्रों में जो धार्मिक ग्रंथ थे, जैसे हम बात करेंगे कि कल्प सूत्र, आदि सूत्र, मारुतुंगा, जो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर प्रचलित थे, तो उनसे भी चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर कल्प सूत्र, आदि सूत्र, मारुतुंगा। ये मारुतुंगा जो स्रोत है ये दक्षिण भारत और वर्तमान समय में श्रीलंका के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इसी प्रकार हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में। तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की जीवनियां, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में हम बात करेंगे त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक जिसमें 3 पिटक आते हैं, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक,
विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी तथा उनके द्वारा बताए गए मार्ग या नियमों के बारे में भी पता चलता है। तो ये पूरा धार्मिक पोषण है, जिससे हमें पता चलता है कि आरंभिक समय पे धर्म ग्रंथ कौन से थे, किन धर्मों को मान। ये हमारा पूरा धार्मिक पोषण है जो कि भारी मात्रा में हमें मिला है। इसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो आरंभिक धर्म थे, उनके बहुत सारे भारी मात्रा में लिखित स्रोत पाए गए, जिनके आधार पर हमारे इतिहासकारों ने उस समय के धर्म और उनकी मान्यताओं को, उनके ईश्वर और पूजा पद्धति के बारे में बताया। इसी प्रकार से दूसरा जो पोषण आता है वो गैर धार्मिक है। लेकिन गैर धार्मिक का अर्थ है जो धर्म से हट के अन्य विषयों से संबंधित हमारे पास या हमारे इतिहासकारों को लिखित रूप में प्राप्त हुआ हो। इसमें हम बात करेंगे, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक देशज लेखक, यानी जो हमारे भारत के ही लेखक थे, जिसमें हम बात करेंगे उन कवियों की, उन लेखकों की जो हमारे यहाँ पर कुछ बहुत सारे लिखित स्रोत छोड़ के गए, जिसमें मुख्य मैंने चाणक्य लिखा हुआ है, कालिदास लिखा हुआ है। इसी प्रकार चाणक्य थे, चाणक्य, कालिदास, कलहण और भी विशाख दत्त, बहुत सारे ऐसे हमारे भारतीय कह लो या देशज लेखक थे, उन्होंने हमारे भारत या हमारे समाज से संबंधित या फिर जो भी है अपना राजनीति से संबंधित बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। उसके बाद वो लिखकर तो चले गए, परंतु उनके द्वारा जो लिखित वृत्तांत थे वो हमारे इतिहासकारों को जब प्राप्त हुए, तो हमारे इतिहासकारों ने उन हमारे देशज लेखकों के लिखित वृत्तांतों के आधार पर हमारे उस समय को बताने की कोशिश की है। इसी प्रकार हम अलग अलग क्षेत्रों से, कई देशों से अलग अलग समय पर कई सारे यात्री आए, कई व्यापारियों के रूप में आए, कई विद्यार्थियों के रूप में आए, कई यात्रियों के रूप में आए, कोई शिक्षा प्राप्त करने आया, कोई भारत के राजाओं की स्थितियां या उनके साम्राज्यों की मतलब गुणगान सुनकर भारत में आए, और कुछ यात्रियों के रूप में देखने के लिए आए। तो यहाँ पर कई ऐसे यात्री आए जिन्होंने अलग अलग समय पर उस समय पर विषयों पर यहाँ पर लिखा, और उनके बाद उनके जो यात्रा वृत्तांत थे, उनके यात्रा वृत्तांत थे, उन यात्रा वृत्तांतों के आधार पर हमारे इतिहासकारों ने कई इतिहास को जानने की कोशिश की। जैसे हम बात करेंगे चीनी यात्री जो कि फाहियान था, हिंदुआंग था। यहाँ पर हम फाहियान की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम मेगास्थनीज के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा वो लिखित स्रोत था जिसके द्वारा हमारे इतिहासकारों ने हमारे भारत के प्राचीन समय के इतिहास को बताने की कोशिश की। ये अलग अलग लिपियों में अलग अलग समय काल से संबंधित हमें मिला है, ठीक है। तो इसके साथ ही एक और हमारा पोषण आता है जिसे हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो हमें भौतिक रूप में मिलते हैं, जो वस्तुओं के रूप में मिलते हैं, कठोर। और ये पुरातात्विक स्रोत भौतिक स्रोत भी कहलाते हैं। ये ज़्यादातर हमें या तो खुदाई के दौरान या फिर महलों के रूप में या भवनों के या खंडहरों के रूप में प्राप्त हुए। तो अब हम पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में हमें कुछ मुद्राएं यानी सिक्के मिले। ये सिक्के हमें बहुत सारी जानकारियां देते हैं, जिस प्रकार से हमें उस समय के राजाओं के बारे में, राजाओं के काल के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में, उस समय पे कौन से धर्म, कौन से भगवान, कौन से ईश्वर को माना जाता था, उस समय पर उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, वो सिक्कों से हमें पता चल जाता है। एक सिक्के में जो पिक्चर यानी फोटो होती थी उससे हमें पता चलता था कि वो राजा किस तरीके की विचार वाला है। वो अपनी फोटो लगवाता है या अपने ईश्वर की फोटो लगवाता है, जिससे हमें उनके धर्म के बारे में भी पता चलता है। उस सिक्के के मेटल यानी कि धातु के द्वारा हमें पता चलता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी। ये मुद्राएं हमें भारी मात्रा में मिली हैं। मुद्राएं यानी सिक्के अलग अलग समय काल के मिले हैं, जैसे कि आरंभिक समय पे आहत सिक्के थे जो अशोक से पहले के पाए गए हैं। इसी प्रकार अलग अलग साम्राज्य में अलग अलग सिक्कों का प्रचलन रहा है। ये सिक्के हमें उन सभी राजवंशों से संबंधित कई सारी जानकारियां देते हैं। इसी प्रकार से उस समय पर शिलालेख या अभिलेख भी थे।
तो ये जो शिलालेख के अभिलेख थे ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत रहे। उस समय पर एक प्रचलन था कि राजा अपने बारे में बहुत सारी चीजें लिखवा देते थे, किसी चट्टान पे, किसी स्तंभ पे, किसी शिलापट पे। तो वो शिलापट में जो भी लिखी हुई चीजें होती थी, जो भी उस समय पर अभिलेख होते थे, वो अभिलेख हमें भारी मात्रा में जानकारियां देते हैं। इससे हमें राजा की वंश के बारे में, उनके वंशजों के बारे में और उनके साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी मिलती है कि उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक था। कई बार ये राजा, कई बार ये शासक कई युद्ध या फिर कई अपनी उपलब्धियों को भी वहां पर लिखवा देते थे, जिससे कि हमें कई तरीके की जानकारियां उनसे प्राप्त होती हैं। ये अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया कि इस समय पे भी कई सारी लिपियां चलती थी। उस समय पे खरोष्टी, पाली, ब्राह्मी और भी अन्य तरीके की लिपियां थी, तो इन लिपियों में वो मिली है। इसी प्रकार से हमारा शिलालेख के बाद स्मारक आता है। स्मारक अर्थात भवन, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, कोई भी महल, किला, मंदिर या कोई भी ऐसा खंडहर के रूप में हमें मिला है जो हमारे इतिहासकारों ने बताया कि वो किससे संबंधित था। क्या राजा का था, या राजा का महल था, उसका रहने का भवन था, उसका कार्यालय था, या उसका न्यायालय था। ये सारी चीजें हमें क्या है कि अलग अलग स्मारकों के रूप में मिली है। उस साम्राज्य में जितने ज्यादा खंडहर मिलते हैं उतना ज्यादा उसका साम्राज्य विस्तृत पाया जाता है, या यूं कहे कि वो राजा उतना ही ज्यादा स्थापत्य पर उतना ही ज्यादा महत्व देता होगा, और उससे उनके समय काल का भी पता चलता है कि वो किस समय से संबंधित है। इसी प्रकार हम बात करेंगे कि अन्य वस्तुओं में भी हमारे इतिहासकारों को भौतिक चीजें बहुत सारी मिली है। जैसे कि हम बात करेंगे भौतिक वस्तुओं में कि हमारे इतिहासकारों को अन्य वस्तुओं में औजार, आभूषण, पट्टिकाएं और भी कई ऐसी घरेलू वस्तुएं मिली हैं जो कि उनका प्रयोग वो लोग दैनिक कार्य या फिर अन्य कार्यों में किया करते होंगे। तो इसी प्रकार ये जो स्रोत रहे, ये महत्वपूर्ण स्रोत रहे जिनके द्वारा हमारे इतिहासकारों ने आरंभिक समय के इतिहास को जाना, जिसको मुख्य रूप से दो भागों में, जैसे कि आपको पता, साहित्यिक और पुरातात्विक, इन दो भागों में बांटा और उनके अनुसार ये, और यही वो स्रोत रहे जिनके द्वारा हमारे इतिहासकारों ने आरंभिक इतिहास को जाना। तो ये क्वेश्चन था जो कि आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है इसके आने की। तो इसको आप थोड़ा सा इस टेबल को याद कर लें और उस टेबल के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। एंड में इनका निष्कर्ष लिख के इसको फिनिश कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आप सभी के लिए और भी वीडियोस लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।